ये नेगेटिव पॉइंट है। इंटरसेक्शन ऑफ मून एंड राहु, इंटरसेक्शन ऑफ सन एंड राहु, इंटरसेक्शन ऑफ मार्स एंड राहु इज अ नेगेटिव पॉइंट। पराशर जी होरा शास्त्र में कहते हैं विमशोत्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दशा सिस्टम। अच्छा, बट नॉट द ओनली। नॉट ऑल दशा सिस्टम्स तो किसी एक इंसान को आ ही नहीं सकते, जो मेरा अपना मानना है। ये जिनको लगता है कि बृहस्पति का रिजल्ट अच्छा ही आएगा, वो धर्म की तरफ ही लेके जाएगा, या शुक्र का रिजल्ट अच्छा ही आएगा, वो लग्जरी की तरफ लेके जाएगा। वैसे कहने को अग्रेसिव होना इज नॉट वेरी गुड। क्या भगत सिंह का अग्रेसिव नेचर अच्छा था? बहुत अच्छा था। बस सब कुछ सिचुएशन डिसाइड करती है। प्राइमर मूवमेंट्स में अग्रेशन आ जाए तो क्या होता है आपको पता होना चाहिए। FIR ही होती है। लेकिन यही अग्रेशन क्या पॉजिटिव नहीं हो सकता? जिम चला गया, हम्म। मेरा इंतकाम देखे ही कर लिया। जैसे कोई चीफ मिनिस्टर बन के जेल चला गया तो अच्छे और बुरे का कॉम्बिनेशन आ गया। कोई मिस यूनिवर्स बन के अपनी शादी नहीं टिका पाई, अच्छे और बुरे का कॉम्बिनेशन आ गया। कोई सुपरस्टार ऑफ सेंचुरी का बेटा होके डिप्रेशन में है, दुखी है, खुश नहीं है, ब्लेस फील नहीं कर रहा, तो अच्छे और बुरे का कॉम्बिनेशन आ गया। तो वक्री का मतलब उल्टा चलना तो कभी था ही नहीं। राहु को मेष, वृष और कर्क राशि में राजयोग कारक कहती है अगर वो लगन में अकेला बैठा है तो। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ramayan.com। आज का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उतने ही इंटरेस्टिंग हमारे गेस्ट हैं। तो टॉपिक डिस्कस करने से पहले आई वांट टू इंट्रोड्यूस एस्ट्रोलॉजर राजन खिल्लन सर। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम सर, वेलकम टू द शो। सर, तो टॉपिक जैसे हम लोग हमेशा डिसाइड करते हैं कि किस बारे में बात होगी, क्या हम डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है सर, ये हमने नहीं चूज किया है, ये ऑडियंस के थ्रू हमारे पास आया गया है। हमने पूछा था ऑडियंस से कि उन्हें किस बारे में सुनना है, किसके बारे में। तो जो टॉपिक निकल के आया है सर, मेजॉरिटी दैट इज दशा। दशा क्या होती है, महादशा, इसके बारे में सर जब मैंने भी पर्सनली रिसर्च करी तो मुझे लगा कि इतना सारा कंफ्यूजन है कंटेंट में, क्योंकि इतने ज्यादा अजम्पशंस बना रखे हैं लोगों ने कि वीनस की है तो लग्जरी आएगी आएगी, राहु केतु खराब ही होता है। तो ये सारा मैं चाहता हूँ हम लोग पूरा डिस्कस करें। और आपका क्या सोचना है दशाओं के बारे में, वो सब अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो मेरे व्यूअर्स को बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा इस टॉपिक पे। महादशा, अंतरदशा, हम्म। प्रियंतर दशा, सूक्ष्म दशा, ये 4 वर्ड्स ही सुने हैं लोगों ने। एक्चुअल में जितने भी ज्योतिषी हैं जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, भारतीय एस्ट्रोलॉजी, हिंदू एस्ट्रोलॉजी यूज करते हैं, वो सिर्फ एक दशा सिस्टम को प्रोमिनेंट मानते हैं जिसको बोलते हैं विमशोत्री दशा सिस्टम। टेक्निकली ये नक्षत्र दशा सिस्टम है। अच्छा। कोई आदमी जब पैदा होगा तो किसी ना किसी नक्षत्र में तो होगा ही। बिल्कुल। अभी आपने मुझे बताया कि आप अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हो। जी। अश्लेषा नक्षत्र के जो लॉर्ड है वो है बुध। हम्म। अब अश्लेषा नक्षत्र के लॉर्ड बुध हैं और बुध को जो दशा, विंशोत्तरी दशा में जो टाइमिंग मिली हुई है वो मिली हुई है 17 साल की। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि अब अश्लेषा नक्षत्र के 50% पार्ट खत्म होने के बाद पैदा हुए। ठीक है। तो आप पैदा हुए और अश्लेषा नक्षत्र का 50% बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, उसको मां से अलग किया गया, नाल काटी गई। तो वो जो पर्टिकुलर टाइम होता है उस समय किसी ना किसी नक्षत्र मून में होता है बिल्कुल। और वो नक्षत्र का कुछ पार्ट निकल चुका होता है। मैं स्वाति नक्षत्र पदा 3 में पैदा हुआ। पदा 3 मतलब अप्रोक्सीमेटली 66% से ज्यादा, 75% से ज्यादा, आई एम सॉरी, निकल चुका था। मैं 66 से 75 के बीच में था जब ये हुआ पदा 3। तो मेरे को जो राहु की दशा मिली वो मिली 7 साल की। अच्छा। आपको अगर आप 50% अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए हो, 50% निकल गया,
और बुध की दशा है 17 साल की, तो आपको 8.5 साल का जो बचा हुआ है वो मिलेगा स्टार्टिंग ऑफ योर लाइफ। ओह! तो आपका दशा स्टार्ट कैसे हुई? आपके नक्षत्र की वजह से। बिल्कुल। और नक्षत्र का जो प्लैनेटरी लॉर्ड है, ग्रह लॉर्ड है, उसकी दशा से आप स्टार्ट होते हो। अश्विनी वाले केतु से स्टार्ट होंगे, हुँ, डिपेंडिंग अपॉन वो कौन से उसमें होगा, किस पदा में पैदा हो। भरणी वाले वीनस से स्टार्ट होंगे, कृतिका वाले सन से स्टार्ट होंगे, रोहिणी वाले मून से स्टार्ट होंगे, मृगशिरा वाले मार्स से स्टार्ट होंगे, ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अच्छा। जिसका जो नक्षत्र जो प्लेनेटरी लॉर्ड में पैदा हुआ उससे स्टार्ट होगा एज पर वो नक्षत्र के कितने पार्ट में पैदा हुआ है। स्टार्टिंग में पैदा हुआ है, एकदम स्टार्टिंग में 0.00 डिग्री अश्विनी में कोई पैदा हो गया, उसको पूरे 7 साल की दशा मिलेगी। 6 डिग्री अश्विनी में कोई पैदा हो गया, 6 डिग्री 15 मिनट में कोई पैदा हो गया, क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट के 6-10 में कोई पैदा हो गया, हुँ, तो उसको 7 साल की नहीं 3.5 साल की दशा मिलेगी। तो ये तो आपको समझ आ गया कि महादशा शुरू कैसे होती है। हुँ, ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा व्यक्ति कौन सी महादशा में पैदा हुआ, और उस हिसाब से उसकी कैलकुलेशन आगे होती है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, क्या सिर्फ विंशोत्तरी दशा ही एक दशा सिस्टम है? हुँ, पराशर जी होरा शास्त्र में कहते हैं विंशोत्तरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दशा सिस्टम। अच्छा, बट नॉट द ओनली। नॉट ऑल दशा सिस्टम्स तो किसी एक इंसान को आ ही नहीं सकते, जो मेरा अपना मानना है। विंशोत्तरी है, योगिनी है, अष्टोत्तरी है, चर दशा है, मांडूक दशा है, नक्षत्र दशा है, सुदर्शन चक्र दशा है। मुझे तो नाम ही 5-7-10 के याद आ रहे हैं, जबकि 42 है। अच्छा। 42 दशास आते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट दशाएं उसमें से मैं बताता हूँ कौन सी हैं जो रेलिवेंट है और जो जो मैं प्रैक्टिस कर पाता हूँ, जो मुझे सिखाई गई है। हुँ, सबसे रेलिवेंट है विंशोत्तरी दशा, फॉलोड बाय चर दशा, फॉलोड बाय योगिनी दशा, फॉलोड बाय सुदर्शन चक्र दशा। और सुदर्शन चक्र दशा में भी 2 अलग अलग सिस्टम्स फॉलो होते हैं। अच्छा। प्रैक्टिस में मैं चर दशा को कई बार यूज करता हूँ, विंशोत्तरी दशा को तो अनकंडीशनल यूज करता हूँ, अनकंडीशनली। क्योंकि एक तो एप्स में, जिन एप्स को हम यूज करते हैं, चाहे पराशर लाइट हो, चाहे जगन्नाथ हो रहा हो, चाहे एस्ट्रो सेज हो, सब में विंशोत्तरी दशा आराम से आ जाती है। हुँ, हुँ, योगिनी और चर दशा की कैलकुलेशन ठीक नहीं है उनमें, अच्छा। लेकिन विंशोत्तरी की ठीक है। और सुदर्शन चक्र दशा मैं बिकॉज ऑफ माय ग्रेट टीचर मैं यूं कैलकुलेट कर लेता हूँ, लेकिन दशाएं बहुत है, हुँ, हमें कम आती है, ये हमारा ड्रॉबैक है। तो अभी हमने आपको बताया कि महादशा कैसे फाइनल की जाती है। हुँ, अब आप कहते हो कि महादशा का रिजल्ट क्या आएगा? अभी आपने कहा कि राहु केतु का रिजल्ट तो बुरा ही आएगा, हुँ, शनि का रिजल्ट तो बुरा ही आएगा, और बृहस्पति का रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा, शुक्र का रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा। ये जिनको लगता है कि बृहस्पति का रिजल्ट अच्छा ही आएगा, वो धर्म की तरफ ही लेके जाएगा, या शुक्र का रिजल्ट अच्छा ही आएगा, वो लग्जरी की तरफ लेके जाएगा, दिस इज ऑल बुलशिट। अच्छा। पढ़ने वाला बेवकूफ, उससे ज्यादा पढ़ाने वाला बेवकूफ। किसी भी प्लेनेट को एक कुंडली में एनालाइज करने के 8 से 10 तरीके होते हैं, अच्छा। एक तरीका नहीं होता, 8 से 10 तरीके होते हैं। और वो 8 से 10 तरीके ही हैं जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कोई भी दशा चल रही हो, किसी भी हम दशा सिस्टम से, किसी भी पद्धति से वो दशा कर रहे हो, वो अच्छी है कि बुरी है, या वो क्या रिजल्ट देगी। हुँ, सबसे पहले आप ये बात समझो कि आपके पास एक कुत्ता है जिसका नाम है पिटबुल या सैन ब्रनार्ड। ठीक है। क्या वो कुत्ता क्यूट है? क्यूट तो नहीं है। नहीं। लेकिन क्या वो कुत्ता आपके लिए अच्छा है? अच्छा हो सकता है। अच्छा हो सकता है। तो सबसे पहले नेचर ऑफ द प्लेनेट, हुँ, हुँ, अगर आप नेचर ऑफ द प्लेनेट नहीं समझोगे ना, तो आपको समझ नहीं आएगा कि वो अच्छा है कि बुरा है।
एक आदमी का बाप बहुत गुस्से वाला है, 2 थप्पड़ भी मार देता है, क्या वो बुरा बाप है? कह नहीं सकते। कह नहीं सकते। अच्छा बाप भी तो हो सकता है ना, गुस्से वाला हो। हाँ, बिल्कुल। नेचर ऑफ द प्लेनेट में आपको ये समझना है कि हर प्लेनेट अपने कैरेक्टरिस्टिक से बंधा हुआ है। सूर्य है, तो सूर्य क्या करता है? कंबस्ट करता है। इंटरनल कंबशन इंजन, कंबशन का मतलब होता है हीट, हीट क्रिएट करता है। राइट। तो ये सूर्य का सही या गलत नहीं है हीट क्रिएट करना, ये सूर्य का नेचर है। जैसे पेट्रोल का सही या गलत नहीं है कि वो आग पकड़ लेता है, ये उसका नेचर है। नेचर है। जटायु ने जब देखा कि माता सीता को रावण भैया लेके जा रहे हैं, तो उसका नेचर एग्रेसिव था। जटायु वॉज अ वल्चर। तो उसने कहा ये कैसे लेके जा रहा है एक लेडी को, उस पर अटैक कर दिया रावण पे। फिर रावण ने क्रॉस अटैक किया, फिर अटैक हुआ, फिर वो। जटायु के 4 मंदिर इसलिए हैं क्योंकि उसका नेचर एग्रेसिव था। क्या किसी और ने नहीं देखा होगा कि इतने बड़ा डिस्टेंस उसने कवर किया रावण ने सीता माता का लेके जा, किसी और जानवर ने, किसी और वल्चर ने, किसी और ईगल ने, कौवे ने, किसी ने नहीं देखा होगा। देखा होगा देखा सबने। होगा। अटैक किसने किया? वल्चर ने। जटायु ने। तो वो जो उसका एग्रेसिव नेचर था, वो उस पॉइंट के लिए बहुत अच्छा था। वैसे कहने को अग्रेसिव होना इज नॉट वेरी गुड। क्या भगत सिंह का अग्रेसिव नेचर अच्छा था? बहुत अच्छा था। बस सब कुछ सिचुएशन डिसाइड करती है। एक आदमी है जो बहुत बड़ी पोस्ट में बैठा है और वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है उसके अंदर, वो सबसे बातें कर रहा है, वो कर रहा है, वो उस पोस्ट को सूट नहीं करता। अगर वो डिक्टेटर पोस्ट में बैठा तो उसको कुछ टफ डिसीजन भी लेने पड़ सकते। सूर्य वो है। सूर्य का नेचर है हीट। सूर्य जहां बैठता है वहां पे हीट करता है, वहां पे लाइट होती है, एक बल्ब होता है, एक लाइट होती है, तो वो वहां पे रोशनी नहीं देती जहां पे वो बल्ब होता है, वो आगे रोशनी देती है। जैसे हेडलाइट आगे की तरफ रोशनी देती है ना, बिल्कुल। गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, पीछे की तरफ तो देती नहीं, और वहां पे तो बिल्कुल नहीं देती जहां पे एक्चुअल लाइट है लगी हुई है, आगे जाती है। आगे जाती है। तो सूर्य भी वहां लाइट देता है जिस हाउस के वो अपोजिट बैठा है। अगर सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा तो 7th हाउस में लाइट थ्रो करेगा, सेकंड में बैठा तो 8th में लाइट थ्रो करेगा। एंड दिस इज द शेयर ओनली नेचर, वी आर टॉकिंग अबाउट नेचर, नथिंग एल्स। सूर्य का नेचर हो गया हीट प्रोड्यूस करना, बिल्कुल, और लाइट प्रोड्यूस करना इन अपोजिट हाउस। अब किसी का सूर्य मान लो पेट के स्थान में बैठा है, तो क्या उसके पेट में हीट प्रोड्यूस होगी? क्या उसे एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन होगी? सिंपल लॉजिक। पहला पॉइंट नेचर। चंद्रमा का नेचर क्या है? शांत, ठंडा। शांत, ठंडा। इमोशंस, सेंटिमेंट्स, फ्लक्चुएटिव। आज पूर्णिमा के दिन ये पॉडकास्ट हो रहा है, गुरु पूर्णिमा के दिन। आज चंद्रमा फुल साइज का है। क्या 15 दिन बाद जब अमावस्या आएगी चंद्रमा किसी साइज का ही नहीं होगा? यू आर गेटिंग? हमारे सर की स्टेटमेंट थी, कभी घी गना कभी गुड़ चना। चंद्रमा इज फ्लक्चुएटिव। तो चंद्रमा जिस हाउस का लॉर्ड होगा या जिस हाउस में बैठा होगा, वहां एक तो फ्लक्चुएशन क्रिएट करेगा, अच्छा। दूसरा उस चीज को लेके बंदे को टेंशन या एग्जाइटी हो सकती है। मान लो किसी का 5th हाउस में चंद्रमा बैठा है, उसको अपने बच्चे की टेंशन है। किसी का 7th हाउस में चंद्रमा बैठा है, उसको अपने स्पाउस की टेंशन है। और किसी का 10th हाउस में चंद्रमा बैठा है, उसको अपने काम की टेंशन है। किसी का 2nd हाउस में बैठा है, उसको अपनी फैमिली की टेंशन है, फाइनेंसिस की टेंशन है। ऐसे सर। तो चंद्रमा का नेचर हो गया। मंगल का नेचर है एग्रेशन। तो चंद्रमा अगर मंगल एग्रेशन वाला है, तो जेमिनी, द ग्रेट जेमिनी ऋषि, ये क्यों कहते हैं कि मंगल फलाने फलाने घर में मांगलिक दोष क्रिएट करता है? क्योंकि 7वें हाउस होता है सेक्स का। अच्छा। 7वां हाउस होता है स्पाउस का, वहां मंगल बैठ गया। मंगल का नेचर क्या है? अग्रेशन। तो स्पाउस के साथ अग्रेशन आ गया। 8वें घर में स्पाउस की फैमिली के साथ अग्रेशन आ गया, क्योंकि 7वें से दूसरा घर है, दूसरा घर फैमिली का होता है। 7वां घर स्पाउस का, 7वें से दूसरा फैमिली का, 9th हाउस हो गया। 8th हाउस हो गया। 7वां पहला, तो 7वें से दूसरा 8वां, मतलब 7वें से हाँ गिनोगे ना। हाँ, राइट, ओके। मंगल 12th हाउस है। 12th हाउस होता है बेड कंफर्ट्स का, प्राइवेट मूवमेंट्स का।
प्राइमर मूवमेंट्स में एग्रेशन आ जाए तो क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एफआईआर ही होती है। एफआईआर तो होती है। फर्स्ट हाउस होता है सेल्फ सेल्फ हार्मिंग भी तो एग्रेशन ही है। करेक्ट। किसी ने कहा मैं तेरे को रिजेक्ट करती हूँ, अब बंदे ने अपने आप को सूली पे चढ़ा लिया, नस ही काट ली। नस काट ली। हाँ, क्या ये एग्रेशन नहीं है? एग्रेशन है। लेकिन यही एग्रेशन क्या पॉजिटिव नहीं हो सकता? ये जिम चला गया, मेरा इंतकाम देखे ही कर लिया, आईएएस आईपीएस आईआरएस बन गया। तो मंगल का जो कोर है वो अग्रेशन है। बुध का कोर है बचकानापन, कॉमेडी करना, कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर देना जिसको बचकानी हरकत कही जाए। जुपिटर उस हाउस के जीव को डिस्टर्ब करता है, मेंटली फिजिकली या तबीयत खराब करता है उसे। अच्छा। जुपिटर को कहा गया है जिस भाव में वो बैठता है, कारक भाव नाश्य का ये वो है, उस भाव के जीव को, मतलब उस भाव के लिविंग ऑर्गन पर्सन को कोई ना कोई प्रॉब्लम देता है। वीनस शो ऑफ करता है, लग्जरी दिखाता है। अब किसी का वीनस मान लो 6th हाउस में बैठा है, 6th हाउस डेब्ट का है, दुश्मनों का है, और दुश्मनों को कौन शो ऑफ करेगा और कर्जे को कौन शो ऑफ करेगा? तो 6th हाउस में वीनस अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा। लेकिन 12th हाउस में वीनस बैठा है तो समझ गया। नुसरत फतेह अली खान के गाने ही चलते रहेंगे। तो ऐसे देखना होता है। तो हर प्लेनेट का एक नेचर होता है, प्लेनेट के नेचर के कोर को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद वो प्लेनेट हमारे लिए कैसा है उसको समझने के लिए नेचर के बाद रैंकिंग सिस्टम, लगन, जो हमारी कुंडली का असेंडेंट होता है, वो ऑल टाइम राजयोग क्रिएटर है। अच्छा। लगन अच्छा है तो बहुत अच्छा है, लगन बुरा है तो भी अच्छा है। बाप 10,000 कमाता है तो भी अच्छा है, बाप लाख रुपए कमाता है तो भी अच्छा है, बाप 10 करोड़ कमाता है तो भी अच्छा। बाप की ताकत और बाप की इंटेंशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। यस और नो? यस। सेम विद लगन। लगन की ताकत और लगन की इंटेंशन दोनों अलग अलग चीजें। तो अगर लगन लॉर्ड का नेचर भी अच्छा है, जो भी नेचर होगा लगन लॉर्ड का, और उसकी राशि भी अच्छी है, और वो जिन प्लैनेट्स के साथ संबंध बना रहा है, रिलेशंस बना रहा है, देख रहा है एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ राशि परिवर्तन कर रहा है, किसी राशि के घर में बैठा है, वो भी अच्छा है, किसी बुरे उपग्रह के साथ भी नहीं बैठा हुआ, तो इट्स ब्लॉसमिंग, इट्स ब्लूमिंग, इट्स वेरी हैप्पी। लेकिन अब आपने ये देखना 4 5 7 फैक्टर्स को मिला के कि उसमें से कितने फैक्टर पॉजिटिव है, और जितने फैक्टर पॉजिटिव है उतना प्लेनेट पॉजिटिव है। ऐसा कतई नहीं है कि कोई प्लेनेट अपनी बुरी राशि में बैठा है या नीच का बैठा है तो वो खराब ही है। अच्छा। कहीं ना कहीं वो खराब हो सकता है। जैसे कोई चीफ मिनिस्टर बन के जेल चला गया तो अच्छे और बुरे का कॉम्बिनेशन आ गया। कोई मिस यूनिवर्स बन के अपनी शादी नहीं टिका पाई, अच्छे और बुरे का कॉम्बिनेशन आ गया। कोई सुपरस्टार ऑफ सेंचुरी का बेटा होके डिप्रेशन में है, दुखी है, खुश नहीं है, ब्लेस्ड फील नहीं कर रहा, तो अच्छे और बुरे का कॉम्बिनेशन आ गया। कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर होके इतना हिट नहीं है और फर्जी एस्ट्रोलॉजर हिट होते जा रहे हैं, तो अच्छे और बुरे का कॉम्बिनेशन आ गया। तो ऐसी कुंडली में होता है। तो सर जैसे इतने सारे स्टेटमेंट्स हैं, जब मैं गूगल कर रहा था तो मैंने पढ़ा, तो लोगों ने तो एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो उन्होंने बस बता रखा है कि अगर राहु या केतु है तो वो अच्छा नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो गलत हैं? और मैं आज राहु और केतु के ना मिथ को ना तोड़ना चाहता हूँ। ठीक है। राहु केतु प्लेनेट ही नहीं है, अच्छा। वो शैडो प्लेनेट है। वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं between the axis of earth revolving around the sun and moon revolving around the earth. ओके। अर्थ के आसपास मून रिवॉल्व कर रहा है, बिल्कुल। उसका एक नॉर्दर्न एक्सिस है और उसका एक सदर्न एक्सिस है। ये जो नॉर्दर्न एक्सिस है इसको बोलते हैं राहु। अच्छा। और ये जो सदर्न एक्सिस है इसको बोलते हैं केतु। हम नॉर्थ और साउथ दोनों 180 डिग्री रहेंगे,
रहेंगे तो राहु और केतु किसी की भी कुंडली में 180 डिग्री अपार्ट होते हैं, आमने सामने, आमने हमेशा सामने, ऑपोजिट। अपोजिट। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, धरती घूम रही है, राहु केतु स्टैग्नेंट पॉइंट्स है, तो ट्रेन चल रही है, स्टेशन स्टैग्नेंट पॉइंट है, पेड़ स्टैग्नेंट पॉइंट है, पोल स्टैग्नेंट पॉइंट है। तो ट्रेन चल रही है और आप ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हो तो आपको क्या नजर आता है कि स्टेशन पीछे जा रहा है, पोल पीछे जा रहा है और पेड़ पीछे जा रहा है। पेड़ पीछे जा रहा है, हम आगे जा रहे हैं। हम आगे जा रहे हैं। इस इफेक्ट को रेट्रोग्रेशन बोलते हैं। अच्छा, कोई प्लेनेट पीछे नहीं जाता, एज पर दी इट्स दी विजन कि हम आगे जा रहे हैं, हमारी स्पीड ज्यादा है। दो गाड़ियां चल रही हैं हाईवे पे, मेरी गाड़ी की स्पीड ज्यादा है, दूसरी की स्पीड स्लो है, तो वो पीछे जा रही है कि मैं आगे निकल गया। डायरेक्शन तो एक है। करेक्ट। तो वक्री का मतलब उल्टा चलना तो कभी था ही नहीं। अच्छा, पहली पॉइंट तो यही क्लियर हो गया। राहु के तो उल्टे चल ही नहीं सकते, वो तो सीधे खड़े हैं ना, वो पॉइंट्स है। वो तो चल ही नहीं सकते, वो तो प्लैनेट्स है ही नहीं। दे डोंट हैव एनी ऑर्बिट ऑफ देयर ओन, दे आर द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अर्थ एंड मून, राइट। दे आर द स्टैंडर्ड पॉइंट्स। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, नंबर 3 पॉइंट, अगर सूर्य और पृथ्वी के राहु केतु नहीं होंगे, फिर अगर इंटरसेक्शन पॉइंट है, 7 प्लैनेट्स है, बिल्कुल, देयर आर 7 प्लैनेट्स, बिल्कुल। 9 विद राहु केतु है ना, हाँ, तो उसके अलावा तो 7 प्लैनेट्स हैं। तो सूर्य के राहु, ये तो चंद्र के राहु केतु हैं जो कुंडली में नजर आते हैं, तो क्या सूर्य के राहु केतु नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। और सूर्य के राहु केतु तो हमेशा ही स्टैग्नेंट रहेंगे, क्योंकि सूर्य थोड़ी घूम रहा है, धरती घूम रही है सूर्य के साथ। उधर धरती भी घूम रही है और चंद्र भी घूम रहा है, रिवॉल्विंग एंड रोटेटिंग बोथ। तो सूर्य का राहु केतु मैं आपको बता देता हूं कहां पे है। हाँ, सूर्य का राहु है तुला राशि, एट द पॉइंट जहां पे चित्रा नक्षत्र शुरू होता है। अच्छा, और सूर्य का केतु है एट द पॉइंट मेष राशि में। सिंपल थ्योरी है, सूर्य का, चंद्र का नहीं, सूर्य का। तो एक राहु केतु हमने अलग कर लिए, 14 राहु केतु है, अग्नि पुराण में लिखा है। अच्छा, ठीक है, टेक्स्ट विल बी प्रेजेंटेड हियर। उसमें से एक जो 2 राहु केतु हैं जो सबसे प्रोमिनेंट है, एक तो सूर्य के, एक चंद्र के। चंद्र के राहु केतु हमें नजर आते हैं हमारी कुंडली में, जो हम प्रिडिक्शन के लिए यूज करते हैं। सूर्य के राहु केतु स्टैग्नेंट है, 10,000 साल बाद ही वही है और उससे पहले भी वही थे। चित्रा नक्षत्र में सूर्य का राहु है और अश्विनी नक्षत्र में सूर्य का केतु है, क्योंकि सूर्य नहीं घूम रहा, सिर्फ धरती घूम रही है, तो स्टैग्नेंट है वो। जब भी राहु, मेरी स्टेटमेंट को ध्यान रखना, जब भी राहु तुला राशि में चंद्र का राहु आ जाएगा, तो सूर्य का राहु और चंद्र का राहु एक ही राशि में हो गए। हाँ, राइट। और सूर्य का केतु और चंद्र का केतु एक ही राशि में हो गए। यस और नो? यस। दैट्स द मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट ऑफ राहु, क्योंकि अच्छा, राहु ओवरलैपिंग दी अनदर राहु, हाँ, केतु ओवरलैपिंग दी अनदर केतु। 94 का सिनेरियो है ये। हर 18 साल में सिनेरियो सेम हो जाता है, क्योंकि राहु केतु के जो ट्रांजिट का टाइम है 18 साल का। ओके। तो 94 में अगर सूर्य तुला सूर्य कह रहा हूं, राहु केतु तुला राशि में थे, तो 2004 और 2014, 2012 में भी वो सेम रहे होंगे। तो 18 साल कंप्लीट हो गए। बिल्कुल। तो ये एक कॉन्सेप्ट समझने वाला है। अब राहु तुला राशि से जितना दूर जाएगा उतना अच्छा है। तो तुला से, बिकॉज ऑफ द रेट्रोग्रेशन इफेक्ट, तुला से वो आएगा 7 से 6 में, 6 से 5 में, 5 से 4 में, 4 से 3 में। राहु को मेष राशि में, वृष राशि में, कर्क राशि में राजयोग कारक कहा गया है सारावली बुक में। सारावली द सुप्रीम टेक्स्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी राहु को मेष, वृष और कर्क राशि में राजयोग कारक कहती है, अगर वो लगन में अकेला बैठा है तो। अच्छा, हाँ। ये सर मैंने जितनी रिसर्च करी, ये जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो ना,
इसका दूर दूर तक कहीं जिक्र नहीं है। मैं आपको सारावली की वो टेक्स्ट भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। और जब राहु मेष राशि में होगा तो केतु ऑब्वियसली 180 डिग्री दूर होगा। हाँ सिंपल कॉन्सेप्ट। जी। तो केतु तुला राशि में राजयोग दे रहा है, राहु मेष राशि में राजयोग दे रहा है। राहु केतु अकेले हैं तो उनमें कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं है। अच्छा। राहु केतु जोन सी राशि में होते हैं उस राशि की चादर ओढ़ लेते हैं, उसका मुखौटा पहन लेते हैं, इसीलिए उनको शैडो शैडो प्लैनेट कहते हैं। राहु केतु नेगेटिव इफेक्ट देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। देते हैं, तभी तो इतने बड़े बड़े काल सर्प योग और ये योग और वो योग, बड़े बड़े योग बने हुए हैं ना। देते कैसे नेगेटिव इफेक्ट? जब भी राहु किसी भी राशि में होगा तो वो 30 डिग्री से ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि वो उल्टा चल रहा है। 30 से 29, 28, 27, 26, 25, 24। मान लो राहु 24 डिग्री में है और मून 15 डिग्री में है, तो वो 0 से 15 में आया, मान लो 0 से 15 में आया और 30 से 24 में आया, तो ये दोनों अभी एक दूसरे के आमने सामने है। ये मून राहु है। मून राहु को सीधा बोल देते हैं कि ये जो योग होता है ना, जब मंगल कह रहा हूं, चंद्र और राहु साथ होते हैं, इसको ग्रहण योग बोलते हैं। उन बेवकूफों को ये बात समझानी बहुत जरूरी है कि ग्रहण तब तक नहीं लग सकता जब तक पूर्णिमा ना। तो चंद्रमा और राहु के साथ पूर्णिमा होनी बहुत जरूरी है, वरना ग्रहण वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। पॉइंट 1। दूसरा, मैंने आपको क्या बोला है, मून 15 डिग्री का है और राहु 20 डिग्री का है, एक्सीडेंट नहीं हुआ। मून 18 का है और राहु 20 का है, एक्सीडेंट नहीं हुआ। जब मून और राहु दोनों 20 डिग्री के हो गए, एक्सीडेंट हो गया। राहु इतनी जल्दी पीछे जाएगा नहीं, क्योंकि उसको 18 साल लगते हैं पूरा ऑर्बिट। अगर मून राहु की डिग्री से पूरा ऐसे इंटरसेक्ट हो गया, अब मून 22 डिग्री का हो गया, राहु 20 डिग्री का हो गया, पूरा इंटरसेक्शन हो गया, ये नेगेटिव पॉइंट है। इंटरसेक्शन ऑफ मून एंड राहु, इंटरसेक्शन ऑफ सन एंड राहु, इंटरसेक्शन ऑफ मार्स एंड राहु इज अ नेगेटिव पॉइंट। और वो भी तब जब वो मारक ग्रह हो। मारक जो ग्रह, हमें कुंडली में कुछ ग्रह कुछ देने के लिए आया है, जैसे लगन लॉर्ड मैंने अभी आपको बताया, इट्स ऑलवेज अ गिवर। राइट। 5th हाउस का लॉर्ड इज वेरी गुड, 9th हाउस का लॉर्ड इज वेरी गुड, 8th हाउस का लॉर्ड इज बैड, 22वें त्रेसकांड का 64वें नवमांश का लॉर्ड इज बैड। तो ये इसमें अगर इंटरसेक्शन हो जाए बुरे प्लैनेट्स में, जो आपको देने के लिए नहीं आया, मारने के लिए नहीं आया, तो सिल्ली में लटा के मारता है राहु बर्फ की। लेकिन इंटरसेक्शन नहीं हुआ तो इतना बुरा नहीं है। और दूसरा कॉन्सेप्ट, तुला का राहु से जैसे जैसे राहु दूर होगा वो उतना कम बुरा होता जाएगा। और ये कल युग है मेरे भाई, बुरे और अच्छे में से सबसे अच्छा कम बुरा है। बुरे और कम बुरे में क्या चूज करोगे? कम बुरा। तो कब पैदा हो गए चूज नहीं कर सकते ना। तो राहु को समझने के लिए 3 फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। एक, राहु अकेला बैठा है तो अच्छा है। अच्छा है। 1, 2, 3, 4 राशियों में बैठा है, मतलब मेष में, वृष में, कर्क में और मिथुन में बैठा है तो अच्छा है। अच्छे हाउसेस में अकेला बैठा है तो अच्छा है। इंटरसेक्ट कर गया तो बुरा है। अगर मारक के साथ इंटरसेक्ट कर गया तो बहुत बुरा है। और अगर तुला में मारक के साथ इंटरसेक्ट कर गया तो जान ले लेगा। और काल सर्प दोष किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल ग्रंथ में वर्ड नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं इसको मानता हूं। इसकी वजह है क्योंकि पाप कतरी तो लिखा हुआ है ना। हाँ। राहु भी पाप, केतु भी पाप, उसके बीच में सारे प्लेनेट आ गए, तो पाप कतरी योग का ही एक अलग वर्जन है काल सर्प दोष। अच्छा। काल सर्प दोष किसी भी एस्ट्रोलॉजी ग्रंथ में एज नाम नहीं लिखा हुआ। पाप कतरी वर्ड कई बार देखा हुआ, लेकिन पाप कतरी मंगल से भी बनता है, पाप कतरी शनि से भी बनता है, और पाप कतरी मंगल शनि सूर्य से भी बनता है, और राहु केतु से भी बन सकता है। तो राहु केतु, अगर राहु तुला में है और केतु मेष में है और उसमें तुम्हारा कालसर्प बन गया तो ठाकुर तो गयो। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता कि मैं कितना समझा पाया हूं, लेकिन जो इस चीज को ढंग से समझेगा और अगर हम लोग एक इलिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर पाए इसकी, तो आई थिंक
कि यहाँ पे मैं इस चीज को समझाने की कोशिश कर पाया हूँ। नहीं बाकी ये तो सब ऑडियंस ही है, इनको तो समझा सकता हूँ, वाइफ को नहीं समझा सकता। नहीं सर, डेफिनेटली आपने जिस तरीके से समझाया दैट इज रियली इम्प्रेसिव, और मैं अपने आप को लेमैन समझता हूँ, थोड़ा थोड़ा सीख पाता हूँ आपसे ही, तो वो मुझे काफी हद तक समझ में आया। हाँ, तो बट मैंने ये ना लिस्ट बनाई हुई है, राहु जिन जिन सालों में तुला राशियों में है, उन सालों में राहु में ज्यादा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि सूर्य का राहु तुला में है, चंद्र का राहु भी तुला में आ गया, तो इम्पैक्ट डबल हो गया। फिर हमें देखना है कि कुंडली की स्ट्रेंथ को कितना डिस्ट्रॉय कर रहा है। और अगर मेष राशि में राहु है और फिर कालसर्प दोष बन गया, वो कुत्ता काटेगा तो जरूर, लेकिन एक इंजेक्शन लग के तुम्हें कुछ होगा नहीं। अच्छा, बस। और अगर राहु तुला वाला कालसर्प दोष ने तुम्हें अटैक कर दिया, ठाकुर तो रेडिस भी होगी। ठाकुर तो गयो। हाँ, फिर तो भगवान भी नहीं बचा सकते। ठीक है सर, राहु और केतु का मुझे ऐसा लगता है। अब ये समझ में आ गया ना। हाँ, ये अब तुम्हें समझना है कारक मारक कौन है। ओके, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड कभी मारक नहीं हो सकता। अच्छा, फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ का। नाइन्थ का कुछ स्पेशल केसेस में हो सकता है। हम्म, एट्थ हाउस का लॉर्ड मारक है। 64th नवमांश, बहुत मुश्किल है एक्सप्लेन करना, लेकिन इस टर्म को ये ध्यान रखना। 64th नवमांश 22वां द्रेस कार्ड गुलिक, शनि विद कॉम्बिनेशन ऑफ गुलिक, ये मारक है। और सबसे बड़ा मारक है 22वां द्रेस कार्ड। अब 22वां द्रेस कार्ड तो बृहस्पति भी हो सकता है, 22वां द्रेस कार्ड तो सूर्य भी हो सकता है, और 22वां द्रेस कार्ड तो शुक्र भी हो सकता है। तो जो 22वां द्रेस कार्ड है वो मारक है। जो गुलिक अधिपति है वो मारक है। अब गुलिक अधिपति कौन हो सकता है हमें खुद नहीं पता। कुछ कुंडलियों में तो स्पेशली जो मिथुन लग्न की कुंडली होती है, उसमें लगन लॉर्ड ही 22वां द्रेसकांड का हो जाता है कभी कभी। अच्छा, तो ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें लगन लॉर्ड 22वें द्रेसकांड का लॉर्ड सेम है, उस केसेस में लगन लॉर्ड ही आपको मारता है, वही नेगेटिव पड़ वही जाता है। नेगेटिव पड़ जाता है। ओके, किसी की सुंदरता ही उसको मार देती है, किसी का पैसा ही उसको मार देता है, हम्म, किसी की शोहरत ही उसको मार देती है। मिस्टर मूसे वाला, उसको मारने के लिए उसकी शोहरत ही बहुत थी, किसी की गलती उसको मार देती है। और कोई मर गया है लेकिन नजर जिंदा आ रहा है। बहुत सारे लोग होंगे आप लोगों में से, मर गया है लेकिन वैसे जिंदा है, सांसें चल रही है लेकिन मर गया। तो जो इस तरह के हैं उनकी मारक की यहां तो दशा चल रही है। तो कारक मारक, नेचर ऑफ प्लेनेट, एसोसिएशन ऑफ प्लेनेट, रिलेशन ऑफ प्लेनेट, और प्लेनेट कौन सी राशि में बैठा है, ये तो चीजें हो गई। और बताता हूं प्लेनेट की स्पीड क्या है। अच्छा, द रोटेशन स्पीड ऑफ प्लेनेट, द डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड द अर्थ, जियोसेंट्रिक डिस्टेंस। और प्लेनेट तो नहीं वक्री, राहु केतु तो हमेशा वक्री है, लेकिन कुछ प्लेनेट वक्री होते हैं, कुछ प्लेनेट नहीं है, वो भी। जैसे सर और कौन सा प्लैनेट वक्री है? सूर्य को छोड़ के और चंद्र को छोड़ के सारे प्लेनेट वक्री हो सकते हैं। हो सकते हो हैं, सकते ओके। और जो आउटर प्लैनेट्स हैं, मंगल, शनि और जुपिटर, वो सूर्य से जब भी 5वीं राशि में आ जाते हैं, या सूर्य उनसे 5वीं राशि में आ जाता है, तो वक्री। 5वीं राशि के किसी भी पॉइंट से वो वक्री शुरू होते हैं। छठी, 7वीं राशि, 8वीं राशि में वो वक्री रहते हैं। तो हर साल शनि भी 3 महीने के लिए वक्री होगा, मिनिमम 3 महीने के लिए, अच्छा, 3 से 4 महीने के लिए। और जुपिटर भी 3 से 4 महीने के लिए वक्री होगा ओके। हर साल। तो ये जो शोर मचा हुआ है ना, शनि वक्री होने वाला है, जुपिटर वक्री होने वाला है, वो हर साल ही होगा। ये अच्छा है बुरा है, ये बड़ी सेंसिटिव स्टेटमेंट है, ये चार्ट स्पेसिफिक है। एग्जैक्टली, जब शनि वक्री हो रहा होता तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मेरा शनि ठीक है। ओके, बृहस्पति के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा बृहस्पति 22वें द्रेसकांड का लॉर्ड है। अच्छा, हाँ, तो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। होरा शास्त्र को समझना बहुत इजी नहीं है, लोगों को लगता है बहुत इजी है। और आजकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत पॉल्यूशन हो गया, नाम नहीं लूंगा।
एथिकल नहीं लगता, लेकिन बहुत पॉल्यूशन हो गया। और पॉल्यूशन की वजह ही एक तो रेमेडीज है, दूसरा एक्सपेक्टेशंस है। एक एस्ट्रोलॉजर से आप इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि वो आपको सही मार्गदर्शन देगा। वो आपका घर नहीं बना सकता, वो आपकी गाड़ी नहीं चेंज कर सकता, वो आपकी बीवी और आपके बीच में रिलेशन नहीं सुधार सकता, वो आपको सही मार्गदर्शन दे सकता। गाइडेंस। मार्गदर्शन, गाइडेंस, सलाह। करेक्ट। एस्ट्रोलॉजर खुद अपनी बीवी से बन नहीं रही हो, तुम्हारी बीवी से कैसे तुम्हारे रिश्ता ठीक करा देगा? एग्जैक्टली सर, यही पॉइंट है मेरा कि जब मैंने भी ऑनलाइन पढ़ा इन सब चीज़ों के बारे में, तो मुझे भी जो आप ये पॉल्यूटेंट्स कह रहे हैं, इन्हीं के थ्रू इतने क्लियरली गिवन स्टेटमेंट है कि भाई वीनस की अगर आपके है तो लग्जरी आएगी ही आएगी। तो ये सारी चीज़ों पे ही इतना क्वेश्चन मार्क था मेरे को, जो आपने। मैं बहुत रिसर्च करता हूँ भाई, मैं रिसर्च का बहुत प्रिय हूँ। अच्छा। तो मैंने रिसर्च की वास्तु पे, ओके। गुरुजी हैं बहुत बड़े, वो कहते हैं कि इस बात को मैं कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि आई डोंट हैव एनी रिसर्च और बैकअप टॉपिक ऑन दिस। वो कहते हैं जब हम पैदा होते हैं तो हमारे घर का वास्तु ही हमारे प्लैनेट्स को वो करता है। अगर हम वास्तु चेंज कर ले तो कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो प्लैनेट्स उस हिसाब से ठीक हो जाते हैं। अच्छा। मेरे इस बारे में कोई मानना नहीं है, मैं मानता नहीं हूँ। वो गुरुजी जेल चले गए। अब बात तो समझ रहे हो? तो जो होना है वो होना है, जो होना है वो होना है। एस्ट्रोलॉजी का काम गाइडेंस है, और अगर उपाय के नाम पे कुछ देना है तो नथिंग मोर देन मंत्र, मंत्र, दान एंड उपवास। इसके अलावा अगर मैं भी किसी को कोई उपाय बता रहा हूं पैसे देने वाला, कोई फालतू के पैसे ले रहा हूं, तो डिलीट कर देना, ब्लॉक कर देना, लेकिन मत देना। इट्स ऑल बिग गेम। रुद्राक्ष पहन लो, फैंशुई की आइटम खरीद लो, ऑर्नामेंट के लिए जरूर पहनो, डायमंड ऑर्नामेंट के लिए जरूर पहनो, अच्छा लगता है। लेकिन ये मत सोचो कि डायमंड पहन के तुम्हारा शुक्र बहुत ज्यादा गुलाटियां मारेगा। ऑर्नामेंट्स के लिए पहन सकते हो, नॉट मोर देन। और अगर कोई पूजा करवानी तो खुद ही जाके पूजा कर लो, कम से कम एक तसल्ली तो रहेगी ना। मैं शिवलिंग पे जल चढ़ाता हूँ, मंडे को दूध भी चढ़ाता हूँ। इस बार त्रयोदशी में दूध चढ़ाने गया तो जिस दुकान से दूध लेता हूँ उस दुकान में दूध खत्म हो गया था, तो मैंने मिल्क पाउडर चढ़ा दिया। समझ गए? लॉजिक क्लियर? ठीक है सर, तो आपने मेरे को राहु की, केतु की, वीनस की, जुपिटर की, सबकी बताई है दशा। नेचर ऑफ प्लैनेट, हाँ। रैंक ऑफ प्लैनेट, मोशन ऑफ प्लैनेट, राइट। रिलेशन ऑफ प्लैनेट विद अनदर प्लैनेट्स। ये रिलेशन सारे ऑफ फैक्टर्स ये हैं। सारे फैक्टर्स को फैक्टर इन करके आप कुछ बताओगे। बता सकते हो। अगर मेरा शनि उच्च का बैठा है और मेरा लगन मेष है तो वो शनि कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मैं शनि के सबसे एंटी लगन में पैदा हुआ। और अगर मेरा शुक्र नीच का बैठा है और मेरा लगन मीन है, पाइसिस है, तो वो शुक्र भी मुझे सपोर्ट करेगा क्योंकि मैं शुक्र के उच्च के लगन में पैदा हुआ। अगर बाप का बेटा, तब भी वो प्यार करेगा उसको। तो अगर आपका नीच का अगर लगन का दोस्त है, अगर मैं किसी को दोस्त मानता हूं तो वो रोल्स रॉयस से उतर रहा है, मारुति 800 से उतर रहा है, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मैं उसको दोस्त मानता हूं। और अगर मैं दोस्त नहीं मानता तो रोल्स रॉयस से उतर रहा है या मारुति 800 से उतर रहा है, तब भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो मैं सर ओवरऑल ये गैस कर पा रहा हूँ यहाँ पे कि जितने भी ये स्टेटमेंट्स हैं ऑनलाइन दिए हुए कि ये अच्छा होता है और ये बुरा होता है, ये सारी एक डॉक्टरी और ज्योतिषी ऑनलाइन तो सीख ही नहीं सकता ना कोई। बट ज्योतिषी में प्रॉब्लम ये है कि इतना कोई वो पैरामीटर्स नहीं है, हायरार्की नहीं है। मैं तो सर ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे अपन पॉडकास्ट कर रहे हैं, वैसे ही अगर मैं और भी पॉडकास्ट देखूं जिसमें लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, तो आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे जर्नलाइज स्टेटमेंट्स हैं। वो जर्नलाइज स्टेटमेंट्स हैं, और आप जो बात कर रहे हैं वो डिटेल की, कॉम्बिनेशन की, जितने फैक्टर्स आपने बताए वो सब डिटेल्ड। हमारे दादाजी कहते थे समझदारों की भीड़ नहीं होती, भीड़ में समझदार नहीं होते। अब जनरलाइजों की भीड़ हो गई है, मुझे थोड़ा सा तो उसको I have to be logically correct. Of course. If I am logically correct, I will be someday I will be become
लाइक मतलब सम फेमस और जेन्युइन। सही बात है। अगर जेन्युइन है तो सर फेमस तो अपने आप हो जाता अगर है। लॉजिकली करेक्ट है तो जेन्युइन है, जेन्युइन अगर है, जेन्युइन है तो वर्ड ऑफ माउथ आ जाएगा। आएगा। ठीक है। कोई ऐड नहीं करूंगा, कोई स्पॉन्सर नहीं करूंगा, कोई कुछ नहीं करूंगा, वर्ड ऑफ माउथ से ही लोग आएंगे। मैं बिल्कुल। पढ़ाता हूँ, मैं 400 300 400 लोगों को पंचांग पढ़ाया है, अच्छा। सब वर्ड ऑफ माउथ से आए हैं। 100 लोगों को एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूँ करंटली, सब वर्ड ऑफ माउथ से आए हैं। हमारे सर ने सिर्फ इतना बोला था, अपनी मदर, अपनी सिस्टर, अपनी वाइफ के अलावा तो किसी को भी समझा सकता है। तो हम बाकी काम में लग गए। ठीक है। ऑन दैट नोट मैं इस एपिसोड को यहाँ पे क्लोज करता हूँ। सर कुछ आपको अगर इसमें ऐड करना हो, कुछ एक एंडिंग स्टेटमेंट आपको देना हो टू यू नो रिसर्च, रिसर्च। रिसर्च, जितना भी एस्ट्रोलॉजी सीख लो, पूरी पराशर और शास्त्र का 25% भी किसी को नहीं आता। द ओनली पर्सन जिसको मैं मिला हूं, जिसको आता है, ओनली 2%। नंबर 1 डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा, जिनकी वजह से मैं बोल पा रहा हूँ। नंबर 2 जस्टिस एस एन कपूर, जिन्होंने मेरे को कंसल्टेंसी में, जो एक मैं एज अ क्लाइंट उनके पास गया था, क्लाइंट, दुखी क्लाइंट, कि क्या मेरा क्या होगा, कहता होगा तो तेरा ही होगा, पर वेट, पेशेंस। उन्होंने कहा एस्ट्रोलॉजी पढ़ाएगा, मैं, मेरे से कौन पढ़ेगा। आज 100 बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है। तो ऑन दैट नोट मैं इस एपिसोड को यहाँ पे फिनिश करता हूँ, और सारी ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अंत तक ये एपिसोड देखा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, और प्लीज़ अपने व्यूज़ कमेंट्स के थ्रू हमें बताएं। थैंक यू सो मच। थैंक जय यू श्री राम। सर। जय श्री राम।